हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश में सेक्शन सी में जो ग्रामेटिकल पोर्शन पूछा जाता है, जिसमें 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स और 5 नंबर के ग्रामर से रिलेटेड, जिसमें क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज, टेंस से रिलेटेड, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद में हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस और सो दैट, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेक्शन सी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे हल करना है, किस प्रकार से उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए, इसी के आधार पर आज का हम वीडियो देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डू एज डायरेक्टेड एनी 5, जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम का जो पेपर रहता है उसी में पूछे जाने वाले या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी के ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द ओब्लिक इज ओब्लिक हिमालय ओब्लिक हाईएस्ट ओब्लिक द ओब्लिक वर्ल्ड ओब्लिक माउंटेन ओब्लिक ऑफ द, और यहाँ पर लिखा गया है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इन शब्दों को सही क्रम में जमा कर एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो हमने इसको पढ़ा तो इसमें देखा कि 2 बार द आया है, दूसरा इसमें हाईएस्ट आया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है तो उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं, तो एक द तो इसके पहले आएगा। फिर हिमालय जो है एक यूनिक है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होगा। ठीक है, तो इसका पूरा जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस बनेगा द हिमालय इज़ द हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है, हाईएस्ट माउंटेन इन, ये माफ़ कीजिएगा, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द बॉय इज़ माई कजिन, द बॉय इज़ वियरिंग ए येलो शर्ट, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। मतलब यहाँ पर हमें ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और रिलेटिव क्लॉज क्या होता है। तो देखिए, इन दोनों सरल वाक्यों को या इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कैसा बनाना है, रिलेटिव क्लॉज वाला बनाना है। तो रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, नाउन क्लॉज क्या होती है, या क्लॉज क्या होती है, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ क्लॉज से रिलेटेड, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने उसमें समझाने का कोशिश किया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लॉज पढ़ें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक भी दे दूँगा। फिलहाल हम बात करें रिलेटिव क्लॉज की, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम रिलेटिव क्लॉज की बात करें तो रिलेटिव क्लॉज मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हु। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इन दोनों सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, बाकी आपको अच्छे से यदि डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा, और कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द बॉय हु इज़ वियरिंग अ येलो शर्ट, फिर यहाँ से लिखेंगे इज़ माई कजिन। अभी हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो, लेकिन क्लॉज के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, और भी इससे रिलेटेड हम वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो जैसा अभी मैंने आपको बताया उस हिसाब से करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके रिलेटिव क्लॉज में। आगे बढ़ते हैं। सी कांट अफोर्ड इट, सी बाइज अ कार, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। नॉन फाइनाइट क्लॉज का प्रयोग करके हमें इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो नॉन फाइनाइट क्लॉज में यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। ठीक है ना। अब टू इन्फिनेटिव क्या होता है, इसके लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप क्लास 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जो भी ग्रामर का टॉपिक
क्लास 12th में पूछा जाता है, वो सब मैंने अच्छे से हिंदी एक्सप्लेन करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैंने उसमें डाल दिए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर जरूर देखें। टू इन्फिनेटिव क्या होता है? टू इन्फिनेटिव का अर्थ होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस को हम देखें तो सी कांट अफोर्ड, अब ये इट है ना, इस इट के स्थान पर हमें क्या लगाना है? टू। तो सी कांट अफोर्ड टू, अब सब्जेक्ट दूसरी बार नहीं आएगा क्योंकि एक बार सी आ चुका है सब्जेक्ट, तो इसको भी हटा देंगे। तो सी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार। अब मैंने क्या बोला था? टू इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें जो ACIS लगा है ये भी हट जाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर होगा सी कांट अफोर्ड टू बाय अ कार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दे, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्या करना है? सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट में जो वर्ब लिखी हुई है उसका सही टेंस लिखना है। तो देखिए इस सेंटेंस को हम जैसे ही देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंस, तो सिंस और फॉर का प्रयोग जो है वह परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। तो हमें क्या मान के चलना है? हमें ये मान के चलना है कि यह जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो दे के साथ में क्या आता है? हैव आता है, हैव बीन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दे हैव बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वॉच, तो इसमें हो जाएगा वॉचिंग, उसमें ING लग जाएगा, टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मतलब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव से पैसिव भी और पैसिव से एक्टिव, इसके भी मैं वीडियोस डाल चुका हूँ, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें। देखिए जब भी हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हम उस सेंटेंस को पहचानें कि किस टेंस का है, और वो पता चलता है उसकी वर्ब से। तो जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING दिया गया है तो ये कंटिन्यूस टेंस का हुआ। अब कौन सा कंटिन्यूस टेंस का है? तो आर हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब EJMR और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब नियम हमारा ये आता है कि जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस किसी भी कंटिन्यूस टेंस का हो तो जब हम उसको पैसिव वॉइस करें तो जिस टेंस का सेंटेंस है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद में BEING बीइंग का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में सेंटेंस से ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, वर्ब यहाँ पर प्ले है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर फुटबॉल है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अब फुटबॉल सिंगुलर है, इसके साथ में क्या आएगा? इज़। फुटबॉल इज़ बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अस। वी का क्या हो जाएगा? अस। वी जब सब्जेक्टिव केस में होता है तो वी रहता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो वी का अस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी सा ए वेरी गुड फिल्म यस्टरडे चेंज इनटू नेगेटिव, मतलब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस को पहचानेंगे कि किस टेंस का है। तो देखा यहाँ पर वर्ब से पता चलेगा, तो वर्ब की यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है, सी, सा और सीन। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। दूसरा एक और तरीका इसमें यस्टरडे दिया गया है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो यस्टरडे इस बात को इंडिकेट करता है कि दिया गया सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा वी हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। और जब हम सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं तो सेकंड फॉर्म से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं, तो सी अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इनके भी वीडियोस में डाल चुका हूँ, जैसे सो दैट है, TOO और टू का प्रयोग करना है, इफ अनलेस है, नो सुनर देन है, ठीक है, नाइदर नॉर है, आइदर और है,
सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब भी हम सेंटेंस में सो दैट का प्रयोग करते हैं तो दो सेंटेंस को कंबाइन करना रहता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस में एडजेक्टिव, जैसे फास्ट है यहाँ पर एडजेक्टिव है मतलब विशेषण, उस विशेषण के पूर्व हमें सो लगाना है, और उस विशेषण के पूर्व यदि वेरी दिया गया हो या फिर TOO दिया गया हो तो उसको हटाकर सो लगाएंगे, तथा दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाएंगे। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा द स्टूडेंट इज़, अब वेरी को हटाकर क्या लगा दिया, सो, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, अब दोनों वाक्यों के बीच में दैट ही कैन विन द रेस। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डू एस डायरेक्टेड किए हुए हैं क्लास 12th की फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हल करने का प्रयास किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि वह भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ और क्लास 12th की इंग्लिश में हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।